रीजन भाई कौन है बेटा लाइव में? अच्छा, तो आज का टॉपिक हमारे बच्चों, हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को डिस्कस कर रहे थे। हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 में। अब चलते हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के अंदर हम अपनी अगली ब्रांच की तरफ, दैट इज़ 7th ब्रांच फिज़िक्स की, जो आपकी किताब में है, प्लाज्मा फिज़िक्स। बेटा देख लो ज़रा, ऑनलाइन वाले मौजूद हैं? प्लाज्मा फिज़िक्स। ये प्लाज्मा फिज़िक्स की कौन सी ब्रांच है? ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एक ऐसे मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं जिस मिक्सचर में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये बात कहाँ चली गई है? एटम के पास चली गई है। तो दोबारा ज़रा छोटी सी बात एटम की दोहराते हैं, और जब भी एटम की बात आती है तो मुझे कुछ बातें याद आ जाती हैं, कुछ दौर याद आ जाता है। कुछ ज़्यादा पुराना नहीं, 10-15 दिन या 12 दिन पहले का या 2 हफ्ते पहले का दौर होगा। अच्छा जी, जिस दिन हमने इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच पढ़ी थी फिज़िक्स में, एटम के बारे में मैंने आपको बताया था कि एटम में, ये एटम है तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है भैया, न्यूक्लियस है ये एन, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं आउटर मोस्ट शेल के अंदर दौड़ रहा होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस दिन मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में कि एटम के ऊपर पैदाइशी तौर पे कोई चार्ज नहीं होता। एटम के ऊपर चार्ज कब आता है? जब एटम इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है, दोनों सूरतों में उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। अच्छा, ये जो एटम के ऊपर चार्ज आता है, इस चार्ज्ड एटम को, चार्ज्ड एटम बेसिकली, जो चार्ज्ड एटम होता है, चार्ज्ड एटम, ये जो चार्ज्ड एटम होता है इसको कहते हैं हम आयन। आयन, आयन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव आयन कब फॉर्म होगा? जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा, और नेगेटिव आयन कब फॉर्म होगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो बेसिकली ये जो प्लाज्मा फिज़िक्स है ये चार्ज्ड आयन एटम से रिलेटेड है, तो यानी आयन से रिलेटेड है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा मिक्सचर फॉर्म होता है कि जिसमें न्यूक्लियस अलहदा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन अलहदा हो जाता है, इट मीन्स कि एटम की क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग हो जाती है। एटम स्प्लिट हो जाता है, न्यूक्लियस अलहदा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? वो अलहदा हो जाते हैं। अच्छा, ये जो टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर आपके पास आती है टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर, वहाँ होता ये है कि वो पिक्चर क्यों अपीयर होती है टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर? क्योंकि टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर वो जो, ये जो मिक्सचर है इलेक्ट्रॉन्स का और न्यूक्लियस का, ये मिक्सचर फ्लो कर रहा होता है, ये मिक्सचर बह रहा होता है वहाँ पे टीवी स्क्रीन के ऊपर, जिसकी वजह से पिक्चर अपीयर होती है। तो प्लाज्मा फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, इट इज़ द branch of physics in which we deal with the properties of highly ionized atom forming a mixture of bar nuclei without electron and इलेक्ट्रॉन्स। तो
तो ये प्लाज्मा फिजिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं हाईली आयोनाइज्ड एटम। मैंने आपको बता दिया हाईली आयोनाइज्ड एटम कब फॉर्म होगा, जब एटम के ऊपर आयन आ जाएगा। अच्छा, एक और वजह भी होती है कि एटम जो होता है आयोनाइज हो जाता है। आप लोगों ने 9th क्लास केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे आपने सर जे थॉमसन का तजर्बा पढ़ा है जिसमें उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया था। तो होता ये है कि एटम आयोनाइज कब होता है, जब हम एटम को क्या प्रोवाइड करते हैं, अगर आप एटम को हाई मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें या हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें, दो कंडीशन है, या हाई मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिसिटी दे दें। बाज़ औक़ात हाई मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो हाई टेम्परेचर देने के वजह से जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो एटम क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। ये जो हाईली आयोनाइज एटम है इसका मतलब ही यही है। टेलीविज़न की बैक साइड पे आप देखते हैं तो पिक्चर ट्यूब होती है, उसके पिक्चर ट्यूब के अंदर गैस होती है और बहुत हाई वोल्टेज होता है। वो हाई वोल्टेज जो होता है और जो गैस होती है, उस गैस में एटम्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। उस हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई वोल्टेज की वजह से वो क्या हो जाते हैं, गैस के अंदर एटम्स आयोनाइज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर मिक्सचर फॉर्म हो जाता है। और वो कैसा मिक्सचर होता है, कहते हैं फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ बार न्यूक्लियाई, यानी ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब आप न्यूक्लियस की बात करते हैं तो लाजमी तौर पे क्या होगा, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता है नहीं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हम पहले भी बता चुके हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। यानी न्यूक्लियस अलहदा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स अलहदा हो जाते हैं और ये फ्लो करते हैं टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर। तो ये आपकी फिज़िक्स की ब्रांच हो गई प्लाज्मा फिज़िक्स। ठीक है मेरे बच्चों, इसको वहाँ चलते हैं इस तरफ। कोने पे चले, बिल्कुल चलो भाई स्टार्ट लो वीडियो। हाँ जी, कोई बात नहीं, बायोफिज़िक्स। अच्छा, एक बात मेरे बच्चे ये बात याद रखिए कि फ़िज़िक्स या कोई भी साइंस अगर होती है, कोई भी साइंस की ब्रांच जो होती है वो एक ब्रांच बाज़ औक़ात दूसरी ब्रांच की मदद के लिए होती है। यानी कि बायोफिज़िक्स के अंदर हम बेसिकली ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे होते हैं जो कि बायोलॉजी और फिज़िक्स को क्या कर रही होती है, रिलेट कर रही होती है। तो ये क्या बात होगी कि बायोलॉजी और फिज़िक्स को रिलेट करी, सर बायोलॉजी अगर पढ़ते हैं तो वो तो इंसान MBBS करता है, डॉक्टर बन जाता है, और अगर फिज़िक्स और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो जनाब उसमें क्या होता है, उसमें तो इंसान इंजीनियर बन जाता है। तो ये दोनों का आपस में रिलेशन क्या हुआ, क्या रिश्ता हुआ दोनों का आपस में। तो इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या है, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपको बुखार हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए और बुखार हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या किया, बुखार चेक करने के लिए आपके मुंह में थर्मोमीटर लगाया। ठीक है जी, तो क्या हुआ फिर, उसने क्या नोट किया मेरे बच्चा, उसने नोट किया टेम्परेचर। और टेम्परेचर को किस में पढ़ते हैं, टेम्परेचर को फिज़िक्स में पढ़ते हैं। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। नॉर्मल यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर का यूनिट क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये सारी चीज़ें टेम्परेचर से रिलेटेड आप किस में पढ़ते हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो मेरे बच्चों ये जो बायोलॉजी जो है वो यहाँ पर हेल्प कर रही है। शुरू वीडियो, बायोलॉजी जो है वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है यहाँ पे, किस में, फिज़िक्स के हिसाब से, या फिज़िक्स हेल्प कर रही है बायोलॉजी के हिसाब से। फिर आपने कहा भाई खांसी हो रही है, डॉक्टर ने क्या किया, स्टेथोस्कोप लगाया कान में, सही है, और आपके चेस्ट पर रखा, ठीक है, आपकी पीठ पर रखा और आपसे कहा लंबी सांसें लें, डॉक्टर जैसे करते हैं, लंबी सांसें लें। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डॉक्टर सुन रहा है, क्या सुन रहा है, आवाज़। और आवाज़ को किस में पढ़ते हैं हम, आवाज़ को पढ़ते हैं हम किस में मेरे बच्चों,
आवाज़ को, साउंड को पढ़ते हैं फिज़िक्स के अंदर। तो ये देखें, फिर डॉक्टर जो कि बायोलॉजी का है, एमबीबीएस किया हुआ है, बायोलॉजी से ताल्लुक़ है, वो फिज़िक्स वाली साउंड को डिटेक्ट कर रहा है, पढ़ रहा है। फिर इसी तरह फ़र्ज़ करें किसी को हार्ट की बीमारी हो गई, तो क्या होता है कि जो एंजियोग्राफी होती है या एंजियोप्लास्टी होती है, उससे पहले क्या किया जाता है कि जो है वो आपकी ये जो हार्ट की जो वेव्स बनती हैं, हार्ट की जो बीट्स होती हैं, उसकी वेव्स बनती हैं, उन वेव्स को आप क्या करते हैं, मॉनिटर स्क्रीन पर देखते हैं। तो एक तो वेव्स को हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, लहरों को फिज़िक्स में पढ़ते हैं। दूसरा, हम मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मॉनिटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम कहाँ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं। मोबाइल है, मॉनिटर है, एलईडी स्क्रीन है, कंप्यूटर है, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की इजादात हैं, फिज़िक्स की इजादात हैं ये सारी। तो वहाँ पे डॉक्टर अगेन जो है वो हेल्प ले रहा है, किससे, फिज़िक्स से। फ़र्ज़ किया कि हलक में कुछ फंस गया, सुई फंस गई, डॉक्टर ने क्या किया जनाब, अब तो स्टेथोस्कोपी होगी। जनाब क्या किया कि हलक के अंदर मक्खी बराबर, मच्छर बराबर छोटा सा कैमरा इंसर्ट किया, सही है। वो इंसर्ट किया तो उसने क्या किया, इंटरनल ऑर्गन्स की पिक्चर ले ली। तो वहाँ पे कैमरा, फिज़िक्स की इजाद है, ठीक है जी। इंटरनल ऑर्गन्स की पिक्चर किस पे देख रहे हैं, अगेन आप मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो भाई वो सारे तरीके जो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और बायोलॉजी को आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, उन सब को हम पढ़ते हैं बायो फिज़िक्स के अंदर, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। तो बायो फिज़िक्स का मतलब ये है कि जिसमें बायोलॉजी और फिज़िक्स को रिलेट किया जा रहा है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज़ कंसर्न्ड with the applications of what? Applications of physical methods and explanation to biophysical systems and structure, ठीक है जी। हालांकि जो डेफिनेशन लिखी है इसमें वो सारी बातें, कोई भी ऐसी बात नहीं आ रही कि जो मैं आपके सामने मैंने पूरी तशरीह पेश की है कि किस तरीके से बायोलॉजी फिज़िक्स को रिलेट कर रही है, लेकिन इसके पीछे बातें सारी वही हैं कि किस तरीके से बायोलॉजी और फिज़िक्स एक दूसरे को हेल्प आउट कर रही है। कोई सवाल यहाँ तक? अब ज़रा, तो प्लाज्मा फिज़िक्स, बायोफिज़िक्स के बाद आपके किताब में आखिरी ब्रांच मौजूद है एस्ट्रोफिज़िक्स। लाइव देखो बेटा, एस्ट्रोफिज़िक्स। ये एस्ट्रोफिज़िक्स जो ब्रांच है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ से रिलेटेड है। ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ कौन सी बॉडीज़ होती हैं? हम मुंह उठा के अगर ऊपर की तरफ देखें, आसमान की तरफ, तो हमें सूरज भी नज़र आता है, चांद भी नज़र आता है, सितारे भी नज़र आते हैं, सैयारे भी नज़र आते हैं। ये सारी की सारी बॉडीज़ क्या कहलाती हैं? एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ कहलाती हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ से रिलेटेड चीज़ों को समझना क्या कहलाता है? एस्ट्रोफिज़िक्स कहलाता है, ठीक है जी। तो एस्ट्रोफिज़िक्स वो फिज़िक्स जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ से ताल्लुक़ रखती है। और एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी से ताल्लुक़ रखने का मतलब कि वो कौन सी बॉडीज़ जिसमें सूरज भी आता है, चांद भी आता है, मुख्तलिफ़ किस्म के सितारे भी आते हैं और सैयारे भी आते हैं। तो डेफिनेशन इसकी मुकम्मल करते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स कल से उनको बाहर बैठाओ। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स in which we deal with the physics of astronomical bodies, ठीक है जी। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज से रिलेटेड बातों को समझना क्या कहलाता है? कहलाता है
एस्ट्रोफिज़िक्स। तो ये आपके किताब में जो 9 ब्रांचेस फ़िज़िक्स की बताई गई थी उनको मुकम्मल तौर पे डिस्क्राइब कर दिया हमने। इंशाल्लाह ताला फिर नए टॉपिक की तरफ बाद में चलते हैं अगली क्लास में। आज तक हम इतना ही रखते हैं। ठीक है जी मेरे बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भाई।